क्लासमध्ये हे करतात ना, मॅडमचा क्लास आहे की म्हणून हो. सांगितलं होतं नाही, मगाशी की मॅडमचा शेवटचा क्लास आहे म्हणून. हो हो, नाही ऍक्च्युली मला लेट झालं आणि म्हणून मला फोनही नाही उचलता आला, असं झालं. अच्छा. सर राहुलकर सर फोन करतायत, त्यांना सांगून द्या ना. हो, हो. मी ठीक आहे. हो. हा, ठीक. एनिवेज, गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। ओके, तो जैसे हमने कल चैप्टर तो खत्म किया है और आज हमने डिसाइड किया है ना कि हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। मैं आपको पीपीटी दिखा देती हूँ और हम एक एक जो शास्त्र हमने पढ़ा है उसकी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा चला है, तो शायद कुछ लोगों का बीच में मिस हुआ होगा या कोई आया नहीं होगा या जो भी है रीजन। सो बेटर है हम लोग इसको थोड़ा गो थ्रू करते हैं फिर से कि प्राथमिक सूक्ष्मजीव विज्ञान में हमने क्या क्या पढ़ा, सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण पढ़ा, वो सारा आज मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो आप ना चैप्टर अपना टेक्स्ट बुक ओपन रखो, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है पीपीटी से हमें लिंक नहीं लगती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार चैप्टर को सॉरी चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन रखिए, ठीक है? आर यू ऑल रेडी? यस मैम। मैम। और उसके बाद मतलब अपना रिवीजन होने के बाद अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहते हैं तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये वाला नहीं है, पहले सूक्ष्मजीव विज्ञान का देखना पड़ेगा ना। तो ये जो चैप्टर है अपना इसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहला है एलिमेंट्री माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सूक्ष्मजीव विज्ञान, प्राथमिक सूक्ष्मजीव विज्ञान। आपने ये जो अभ्यास किया है सूक्ष्मजीवों का, ये बिल्कुल प्राथमिक लेवल का है, बहुत इजी ऐसे लेवल का है, कुछ भी डिफिकल्ट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमने इसमें ये पढ़ा कि सूक्ष्मजीव विज्ञान मतलब सूक्ष्मजीवों का अध्ययन। सूक्ष्मजीव इतने छोटे होते हैं कि उनको हम माइक्रोस्कोप के बिना देख नहीं सकते, हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोप ही एक उपकरण है जिससे सूक्ष्मजीवों को देखा जा सकता है। फिर हमने पढ़ा था कि इनके आकार के अनुसार सूक्ष्मजीवों का 3 हिस्सों में वर्गीकरण हुआ है। एक है स्थूल, जिसे मैक्रोस्कोपिक बोला जाता है, जो हमारी आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे कृमि हो गए या कोई भी संधिपात प्राणी है। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब अति सूक्ष्म, और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मतलब अति सूक्ष्म, जिसमें आता है वायरस। और आप सबको पता है कि माइक्रो वायरसेस जो है वो इतने छोटे रहते हैं कि उनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत रहती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि उनके समूह, उनके कुछ कैरेक्टर्स के अनुसार उनको उनका समूह बनाया गया है, और समूह में आते हैं 4-5 टाइप। जैसे पहला है बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु बोलते हैं, वायरस विषाणु, प्रोटोजुआ, रिकेट्शिया, फंगस मतलब फफूंद, और स्पाइरोकिट्स। तो ये सूक्ष्म जीवों के मतलब उनके आकृति के अनुसार उनका समूह बनाया गया है, और इन समूह को नाम दिया गया है। तो इनको हमने डिटेल में पढ़ा था कि जैसे बैक्टीरिया है तो उसकी आकृति कहाँ रहेगी, कैसी रहेगी, वो कहाँ रहता है, तो वो पानी में हर जगह रहता है, पानी में रहता है, मनुष्य के शरीर में रहता है, हवा में रहता है, मिट्टी में रहता है, ऐसा वो हर जगह रहता है। और ये उसका स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको दिखाया था कि उसको ऐसे बाल जैसा, एक लंबा बाल जैसा रहता है जिसे फ्लैजेलम बोला जाता है, और उसकी मदद से ही वो
मतलब गतिशील रहता है। फिर हमने जीवाणु के बैक्टीरिया के आकृति के अनुसार, उनके शेप के अनुसार हमने उनके टाइप्स देखे थे कि जैसे रॉड शेप्ड है तो उसे कोकाई रादर बैसिलाई बोलते हैं। अगर सर्कुलर गोलाकार है बैक्टीरिया का आकार तो उसे कोकाई बोलते हैं। अगर दंडाकार है तो बैसिलाई बोलते हैं। और वही अगर स्प्रिंग जैसा एस शेप्ड है तो उसे स्पाइरल बोलते हैं। तो ये नाम आपके लिए नए थे, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर बैक्टीरिया नहीं दिखता है वैसे खुली आंखों से, और अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है तो उसको पहले कलर देना पड़ेगा, सो दैट हम उसको उसका जो स्ट्रक्चर है उसको आसानी से स्टडी कर पाए। तो उसमें उसे बोला जाता है ग्राम स्टेनिंग मेथड। जो मैंने बताया था कि ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने ये मेथड डेवलप की, जिसमें जो बैक्टीरिया का सैंपल है उसको अलग अलग केमिकल की ट्रीटमेंट दी जाती है, और ट्रीटमेंट देने के बाद जो सेल पिंक कलर की दिखती है, ऐसे जो बैक्टीरिया है उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोला जाता है, और जो बैंगनी कलर के दिखते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है। ये एक तरीका, एक नया हमने पढ़ा था कि हम कैसे समझे कि बैक्टीरिया को हम किस प्रकार से, अगर उसको ऑब्जर्व करना है तो हम ऐसा क्या करें। फिर हमने देखा था कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके कारण बैक्टीरिया ग्रो होता है, तो फूड है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, ठीक है। जो जरूरी है ना आपके लिए, बहुत जो नया है उसको मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगी, बाकी आप ऊपर ऊपर से ही हमें देखना पड़ेगा। फिर हमने एक नया ये पढ़ा था कि अगर बैक्टीरिया का प्रयोगशाला में निदान लगाना है तो उसे माध्यमों के ऊपर उसको ग्रो करना है, उसकी वृद्धि करनी है। तो ये आर्टिफिशियली होता है, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में होता है। और इसके लिए हमने माध्यम पढ़े थे कि सरल माध्यम, समृद्ध माध्यम और सिलेक्टिव मतलब निवड़क माध्यम। और ये मैंने आपको यही बताया था कि ये सारे माध्यम मतलब पाउडर फॉर्म में रहते हैं, जिनमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो बैक्टीरिया को जरूरी है, जो भी चीजें उसको खाना है, वो सारा मतलब उस हिसाब से ये पाउडर को प्रिपेयर किया गया है। और उसके ऊपर अगर इनकी वृद्धि होती है तो हम उसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये वही बैक्टीरिया है। और उसमें हमने देखा था कि जैसे अगार अगार है, ये कॉमन मीडियम है, इसके ऊपर सारे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था ये ब्लड अगार। ब्लड अगार मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट अगार में ब्लड का भी कंपोजिशन है। और तीसरा हमने पढ़ा था वो था लोवेंस्टेन जेन्सेन मीडियम, या ये एक निवड़क मीडियम है जिसमें सारे बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे, एक निवड़क ही बैक्टीरिया, सिलेक्टेड बैक्टीरिया ही ग्रो होंगे। ये सारे जो तरीके हैं इनसे हम ये मतलब पता लगा पाते हैं कि बैक्टीरिया कौन सा कहाँ ग्रो हो रहा है, और जो ग्रो हो रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है, ठीक है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब कुछ बैक्टीरिया को केमिकल ट्रीटमेंट के बाद कोई एसिड बनाता है, कोई कलर चेंज करता है, उससे भी उसका निदान हो सकता है। उसके बाद हमने जो पढ़ा था वेरी इंपॉर्टेंट जो था वो था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जैसे बनता है तो ये भी एक इंडिकेशन है कि बैक्टीरिया की टेस्ट मतलब बैक्टीरिया का निदान हम लगा पा रहे हैं। एंटीजन क्या है? कोई भी बाहर का पैथोजन जो हमें रोग उत्पन्न करेगा। और बैक्टीरिया, और ये क्या है एंटीबॉडी, क्या है कि हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ सेल्स बनाएगा जिसे बोला जाता है एंटीबॉडीज। तो अगर किसी सैंपल में एंटीजन एंटीबॉडी, अब एंटीबॉडी कहाँ रहेगी? एंटीबॉडी हमें बाहर से ऐड करनी है। और एंटीजन कहाँ रहेगा? जैसे पेशेंट का सैंपल लिया है, जैसे कोई कोरोना पेशेंट है तो कोरोना पेशेंट के ब्लड में हमें एंटीजन मिलेगा। और अगर उसने एंटीबॉडी डेवलप भी की होगी तो एंटीजन एंटीबॉडी ये दोनों मिलेंगे, और उन दोनों ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया रहेगा, एक जुड़ के एक कॉम्प्लेक्स बनाया रहेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा। इससे भी हम प्रयोगशाला में निदान लगा सकते हैं कि ये
बैक्टीरिया है। माइक बंद करिए प्लीज। माइक चालू आहे. माइक बंद करा प्लीज, थैंक यू। उसके हमने इसका एंटीजन एंटीबॉडी से मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये जो रिएक्शन है, इससे फायदा क्या होता है कि इससे हम किसी भी रोग का निदान लगा सकते हैं। महामारी से रिलेटेड जो स्टडी है उसको करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, ये बैक्टीरिया का निदान लगाने के लिए अच्छा तरीका है। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि बैक्टीरिया में ऐसा क्या है कि जो इतना रोग निर्माण करता है। तो बेसिकली बैक्टीरिया ये टिश्यू के अंदर तक जाता है, ऑर्गन तक जाता है, और वहां पे वो इन्फेक्शन कॉज करता है। जहां जहां वो जाता है वहां पे अति संवेदनशीलता, जिसे हाइपर सेंसिटिव बोला जाता है, तो कुछ इस प्रकार से उसकी एक्शन रहती है और उसके कारण वो रोग उत्पन्न करता है। फिर हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पढ़े थे जो बहुत कॉमन है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम निगेटिव कोकाई। कोकाई मतलब सर्कुलर शेप वाले बैक्टीरिया, और बैसिलाई मतलब रॉड शेप वाले बैक्टीरिया। तो इनके नाम, ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, इनके नाम को आपको याद रखना है, जैसे स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, निसेरिया, ये सारे नाम आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवों का जो साइंटिफिक नाम है वो 2 शब्दों में लिखा गया है, जिसमें पहला शब्द एक जाति के बारे में बता रहा है और दूसरा प्रजाति के बारे में। ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देते हैं तो वो आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव है। ठीक है। नाउ दूसरा जो सूक्ष्म जीवों का ग्रुप हमने पढ़ा था वो था फंगस। फंगस मतलब फफूंद भी बोला जाता है। ये वनस्पति जैसा दिखता है लेकिन ये वनस्पति है नहीं, और इनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी पिगमेंट नहीं है। इसके लिए ये व्हाइट कलर के दिखते हैं, जैसे मशरूम हो गया या ऐसा कोई स्ट्रक्चर फंगस का डेफिनेटली आपने देखा है, ज्याला मराठीत बुरशी म्हणतात। हमारे घर में जो अचार रहता है, जैम रहता है, जेली रहता है या ब्रेड रहता है, अगर वो बहुत ज्यादा मॉइस्चर में पड़ा हुआ रहेगा तो उसके ऊपर ये जो फंगस है ये ग्रो हो जाता है। और हमने जो मेन देखा था कि फंगस से कौन से इन्फेक्शन होते हैं, तो फंगस से होने वाले इन्फेक्शन को मेडिकल टर्म्स में माइकोसिस बोला जाता है। अगर वो सुपरफिशियल मतलब अगर ऊपरी हमारे स्किन के ऊपरी लेवल पे ही अगर इन्फेक्शन है तो उसे सुपरफिशियल बोला जाता है, जिससे हमारी स्किन खराब होना, हमारे नाखून खराब होना, ये एक देखा जाता है। और दूसरा है डीप माइकोसिस। डीप माइकोसिस मतलब वो बहुत अंदर तक ये फंगल इन्फेक्शन शरीर में जा चुका है और उसके कारण बहुत परेशानियां होती है। ठीक है। और इसका लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में निदान लगाना है तो जिसको भी फंगल इन्फेक्शन हुआ है वहां की जगह से थोड़ा उसको स्क्रैप किया जाता है, मतलब उससे थोड़ा उसको वो पार्ट को थोड़ा रगड़ के वो सैंपल लिया जाता है और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है। तीसरा जो ग्रुप था वो है रिकेट्शिया। रिकेट्शिया ये एक प्रकार के मनुष्य के परजीवी है। इनको मनुष्य की जरूरत है ही खुद की वृद्धि करने के लिए, और उसके साथ साथ वो क्या है कि मतलब वो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। और रिकेट्शिया ये एक इनके ये जो सूक्ष्म जीव है इसका वाहक कौन है? इसका वाहक है ये जो आपको दिख रहा है, जैसे टिक हो गया या फ्ली हो गई, मतलब पिस्सू या जुएं, ये इसका वाहक रहती है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वाहक अलग है, कारक अलग है, और उनके कारण रोग उत्पन्न होता है। फिर हमने इसमें बहुत सारे नाम देखे थे, आर प्रोवेजेकी, आर टाइफी, आर सुसुगैमी। तो ये सारे रिकेट्शिया के नाम है और उनसे होने वाले रोगों के नाम भी, जैसे एपिडेमिक टाइफस, एंडेमिक टाइफस, ये सारे नाम आपके टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं।
क्या आपने टेक्स्ट बुक ओपन रखा है? हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ, तो जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक ओपन रखा है उनको लिंक लग रही होगी। बाकी लोग आप इतना ही समझिए कि पहले हम लोग सूक्ष्म जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं और सूक्ष्म जीव विज्ञान में सूक्ष्म जीवों का जो अलग अलग ग्रुप है उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। ठीक है। फिर का वायरसेस मतलब विषाणु, आप सबको पता है। ये वायरस जो है जब हवा में रहता है तो अब वो किसी को रोग उत्पन्न नहीं करता है, उसको वो एक अजीवित कहलाता है। उसको किसी जीव की जरूरत है, जैसे समझ लीजिए वनस्पति, प्राणी, मनुष्य, जिनसे वो अपनी मतलब अपनी वृद्धि कर सके और खुद की डेवलपमेंट कर सके। इसके लिए वायरसेस को बोला जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब है कंपलसरी, वो परजीवी है। वो अगर हवा में है, पानी में है ना, तो वो अपनी डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो उसको खुद की वृद्धि करने के लिए किसी दूसरे जीव की बहुत जरूरत रहती है और इसके लिए इसे भी परजीवी बोला जाता है। ठीक है। और काय झालं? और ये जो है, ये देखो ये कैसे दिखते हैं। ये चार इसके जो स्ट्रक्चर है वो देखो कैसे है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये जो वायरसेस है ये इतने छोटे हैं, लेकिन इनसे होने वाले रोग जो है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि जैसे कॉमन कोल्ड है, कफ है, हेपेटाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, ये सारे रोग जो होते हैं वो वायरस से होने वाले रोग होते हैं। वायरस का भी लेबोरेटरी डायग्नोसिस करना है, मतलब प्रयोगशाला में वायरस का निदान करना है, तो क्या करना पड़ेगा? तो ये थोड़े अलग तरीके थे जिसमें कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, मतलब एक ऐसा केमिकल ऐड किया जाता है जो कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं जिसे। तो वो सारी जो टेस्ट है ना वो डिटेल में आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो फिलहाल आप सिर्फ इतने ही उनके नाम याद रखिए कि अगर वायरस के बारे में निदान लगाना है तो ब्लड टेस्ट, मतलब सेरोलॉजिकल टेस्ट तो है ही, और दूसरा है कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट, रेडियो इम्यूनो एसे। तो ये सारी अलग अलग टाइप की टेस्ट है। रादर मैं ऐसा बोलूंगी कि ये प्रयोगशाला में होने वाली टेस्ट है। फिर हमने पढ़ा था प्रोटोजुआ। सो प्रोटोजुआ ये पहला एनिमल जो धरती पे पाया गया। अमीबा, पैरामोशियम, आप सबको पता है कि वो कैसे दिखता है, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से हमने जो ये देखा है वो ये है कि ये जो सूक्ष्मजीव विज्ञान है उसमें कौन कौन से सूक्ष्मजीव आते हैं। समझ में आया? हाँ या Yes. ना? हाँ, ma'am. ओके। आप लोगों की रिवीजन हो रही है? Yes, ma'am. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही रिवाइज कर रही हूँ। ये देखिए, ये मुझे आपको थोड़ा बताना है। ये हमने देखा था कि ये देखिए, बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उसमें बैक्टीरिया का नाम है स्टैफिलोकोकस ऑरियस, और दूसरा ये भी स्टैफिलोकोकस ऑरियस है और ये बैक्टीरिया का नाम है, और इससे स्किन इन्फेक्शन हुआ है। और देखो इनके हाथ कैसे सूज गए हैं, उनके चेहरे पे कैसा है। ये है फंगस के कारण होने वाली इन्फेक्शन जिसे माइकोसिस बोला जाता है। मैंने आपको बताया कि डीप माइकोसिस एंड सुपरफिशियल माइकोसिस। ओके। और डीप माइकोसिस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जीप वाइट होना इज अ साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ठीक है। और ये जो रोग है आप सबको पता है, ये वायरस के कारण होने वाले रोग है कि जैसे मतलब मम्स, मतलब गालगुंडा जिसे बोलते हैं, या स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये जो रोग होते हैं ये वायरस के कारण होने वाले रोग है। तो इस प्रकार से हमने ये जो पहला विज्ञान पढ़ा वो था सूक्ष्मजीव विज्ञान। समझ में आया सबको? यस और नो? Ma'am. Yes, ma'am.
श्योर। देखिए, सूक्ष्म जीव विज्ञान ने हमने उनकी आकृति के अनुसार सूक्ष्म जीवों को 6 से 7 वर्गों में उसका वर्गीकरण किया है, जो है बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, रिकेट्शिया, स्पाइरोकेट्स और प्रोटोजोआ। अब ये स्पाइरोकेट्स क्या है, तो ये भी बैक्टीरिया जैसे ही एस शेप्ड के रहते हैं और वो भी रोग कॉज करते हैं, जैसे लेप्टोस्पायरा, ये एक प्रकार का रिलैप्सिंग फीवर, ये कुछ रिलैप्सिंग मतलब बार बार आना, तो ये कुछ इस प्रकार के रोग है जो ये स्पाइरोकेट्स ये करता है, प्रोड्यूस करता है। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान में हमने क्या पढ़ा, सूक्ष्म जीवों के बारे में इंफॉर्मेशन ली, जो उनकी आकृति के अनुसार आते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजुआ, फंगस, स्पाइरोकेट्स, रिकेट्शिया, प्रोटोजुआ। तो ये सारे ग्रुप का हमने एग्जाम्पल अलग अलग पढ़े और उनसे होने वाले रोग के बारे में पढ़ा। ठीक है, समझ में आया? यस Yes, और नो? बाकी ma'am. लोग आज रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? आप लोगों को अगर किसी को कोई डाउट है सूक्ष्म जीव विज्ञान में तो अभी पूछ सकते हो। क्या किसी को कुछ पूछना है सूक्ष्म जीव विज्ञान का? आया ना? No, ma'am. ओके। फिर उसके बाद है पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी मतलब परजीवी शास्त्र, जिसमें हम परजीवी कौन है पहले इसके बारे में हमने पढ़ा कि परजीवी ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जीवित ऐसा जीव है और यार आदत जीव है जो अपना पूरा लाइफ, अपने जीवन का या कुछ लाइफ वो दूसरे जीव में बिताता है, इसके लिए उसे परजीवी बोला जाता है। और उसमें हमने ऐसा वो क्यों करता है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको खुद की वृद्धि करनी है, खुद की डेवलपमेंट करनी है, इसके लिए वो दूसरे जीव पे डिपेंड है और वो जीव से वो अपनी डेवलपमेंट करता है, मतलब खुद सरवाइव होता है, वहां से वो न्यूट्रिशन मतलब खाना लेता है। तो 2 टाइप के परजीवी हमने पढ़े थे। एक है एक्टोपैरासाइट, मतलब जो किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहता है, जैसे हमने पढ़ा था कि पिस्सू, रैट फ्ली, ये रैट फ्ली कहाँ रहता है? रैट के शरीर के ऊपर, चूहे के शरीर के ऊपर, तो उसे बोला जाता है एक्टोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट मतलब जो दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहता है, जैसे किसी ऑर्गन में रहता है या ब्लड में चला जाता है, तो उसे बोला जाता है एंडोपैरासाइट। यस। सो ये जो परजीवी है जिसे पैरासाइट बोलते हैं, ये 3 टाइप के परजीवी हमने पढ़े। एक है जिसको नाम दिया प्रोटोजुआ, दूसरा है हेलमिन्थ्स और तीसरा है आर्थ्रोपोड्स। तो ये परजीवी जो है वो कहाँ रहते हैं, तो वो अपने होस्ट मतलब मेजबान के शरीर के अंदर रहते हैं या जो भी बाहर रहते हैं, और उससे रिलेटेड जो स्टडी है, परजीवी से रिलेटेड जो स्टडी है, उसे बोला जाता है परजीवी शास्त्र। समझ में आया? Yes, तो ma'am. परजीवी क्या है? ये भी एक जीव ही है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे सूक्ष्म भी हो सकता है, सूक्ष्म में एग्जाम्पल है प्रोटोजुआ, सूक्ष्म में एग्जाम्पल है वायरस, वो भी एक सूक्ष्म जीव है। और सूक्ष्म जीव होके भी वो कौन है? परजीवी। मतलब वो बराबर से अपने होस्ट को, मतलब मनुष्य को ढूंढते ही आएगा, क्योंकि उसको अपनी लाइफ बितानी है, वो बाहर में नहीं जीवित रह सकता है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था कृमि, जिसे परजीवी कीड़े भी बोला जाता है, जिसे मराठी में जंत बोले जाते हैं। वो सूक्ष्म नहीं है, वो स्थूल है, वो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। ठीक है। और तीसरा जो परजीवी का प्रकार हमने पढ़ा वो है संधिपात प्राणी। और संधिपात प्राणी ये एक वाहक का काम करते हैं। मतलब मच्छर हमें क्यों काटता है? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए, वो हमारा ब्लड चूसता है। तो मच्छर कौन है? मच्छर परजीवी है ना? बट वो परजीवी है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने शरीर में किसी दूसरे रोगाणु का वाहक भी लेके चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो वाहक है
वो कोई भी हो सकता है, मतलब ये जो रोगाणु है वो कोई भी हो सकता है, जैसे कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहती है कि वो मच्छर के शरीर में क्यों जाएंगे, क्योंकि मच्छर डेफिनेटली मनुष्य को काटने ही वाला है, क्योंकि मच्छर को मनुष्य के रक्त की जरूरत है। और इसके लिए ये जो है उसने मच्छर को चुना है और वो मच्छर के शरीर में पहले जा रहा है और फिर वहां से वो मनुष्य के शरीर में आ रहा है। समझ में आया ये परजीवी शास्त्र का क्या कैलकुलेशन है, किस प्रकार है? परजीवी का मतलब ही वो है कि उसको वो बहुत देर तक एनवायरमेंट में जीवित नहीं रह सकता, उसको वो न्यूट्रिशन, वो कंडीशन सारी चाहिए जो उसको मनुष्य के शरीर में ही मिलेगी। और मैक्सिमम हमने जो एग्जाम्पल्स देखे उसमें हमने मनुष्य के ही परजीवी देखे। अब अभी माइक चालू है, प्लीज बंद करिए। ओके, सो सबसे पहला जो परजीवी हमने पढ़ा वो है प्रोटोजुआ। और प्रोटोजुआ में आपको याद आ रहा होगा कि प्रोटोजुआ ये सूक्ष्म है। कभी वो ये कंपलसरी परजीवी नहीं है। कंपलसरी मतलब वो बाहर में एनवायरनमेंट में भी खुद की वृद्धि करता है। वो एक कोशीय है और उसको मतलब वो मनुष्य में रोग कॉज करता है। और प्रोटोजुआ मनुष्य के शरीर में कैसे जा रहा है, तो मनुष्य की बुरी आदतें जैसे के बाद मल विसर्जित करने के बाद हाथ ना धोना, वही हाथों से खाना खाना, ये सारे जो मनुष्य की बुरी आदतें हैं उसके कारण ये प्रोटोजुआ का इन्फेक्शन मनुष्य को होता है। और प्रोटोजुआ फिर क्या करता है, मनुष्य के शरीर में जाता है, वहां से ब्लड चूसता है और खुद की वृद्धि करता है। ठीक है। अब ये जो प्रोटोजुआ है उनकी आकृति के अनुसार उनको 4 वर्गों में बटा गया है। एक को बोला जाता है सार्कोडीना, मैस्टिगोफोरा, सिलियोफोरा और स्पोरोजुआ। ये आपको पीपीटी पे दिख रहे हैं उनके शेप। और लास्ट टाइम बताया था मैंने कि इनके ये नाम ऐसे क्यों है, तो ये प्रोटोजुआ के प्रकार है। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि प्रोटोजुआ कौन सा रोग उत्पन्न करता है। प्रोटोजुआ ये समूह हो गया, प्रोटोजुआ में एग्जाम्पल दूसरे आएंगे। ठीक है। फिर आता है प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, वो तो बाद में देखते हैं। फिर है हेलमिन्स, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से प्रोटोजुआ रहता है। और जो फीकल ओरल रूट मतलब क्या, जो मल मुख मार्ग बोलते हैं इसे मराठी में, मल मुख मार्ग मतलब मल के बाद हाथ ना धोना और वही हाथों से खाना खाना, या वही हाथों से सारी चीजों को हाथ लगाना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे मलमुख मार्ग मतलब कैसा रहता है। दूसरा ये एक तरीका मलमुख मार्ग का ऐसा रहता है कि ये जो मक्खी वगैरह है ना वो गंदगी पे बैठते हैं और वही मक्खी अच्छे खाने पे जाके बैठ जाती है। तो उसके कारण भी हमने देखा है। लेकिन प्रोटोजुआ के केस में हमने क्या पढ़ा कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में प्रोटोजुआ का प्रसार कैसे होता है, तो वो केवल उसकी बुरी आदतों के कारण। ओके, समझ रहा है? Yes, ma'am. फिर हमने एक उसमें हमने हेलमिन्स के बारे में पढ़ा था कि हेलमिन कौन से टाइप की रहती है। और मैंने आपको बताया था कि हेलमिन्स जो है वो 2 टाइप की रहती है। पहली बार तो हेलमिन्स क्या है, ये भी एक सूक्ष्म नहीं है, स्थूल जीव है। और ये जीव क्या करता है, हमें उसकी वयस्क अवस्था में वो दिखता है, वो अंडे की अवस्था में नहीं दिखता है। ये परजीवी भी कहलाता है, ये खुद से भी खुद को देखभाल करता है और वो मनुष्य के शरीर में जाके खुद की वृद्धि करता है। सो इनके आकार के अनुसार इनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है चपटे राउंड वर्म्स मतलब गोलाकार कृमि, जिसे जो कुछ इस प्रकार से दिखती है, आपको दिख रहा होगा। और दूसरा है फ्लैट वर्म्स मतलब चपटी कृमि। हाँ, सो इनके ऑलरेडी हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं कि ये जो गोलाकार कृमि है ये सबसे ज्यादा मिट्टी में पाई जाती है और जो चपटी कृमि है
उनके नाम और उनसे होने वाले रोग, ये सारा हमने देखा है। और तीसरा जो परजीवी है वो है संधिपात प्राणी, जो एक्टोपैरासाइट कहलाता है। मतलब वो शरीर के अंदर नहीं जाता है, वो मनुष्य को बाहर के मतलब शरीर से ऊपर से ही वो काटता है या मतलब वहीं पे रहता है, तो वो एक्टोपैरासाइट है। बाकी जो दो है प्रोटोजुआ और हेलमिन्थ्स, उन्हें एंडोपैरासाइट बोला जाता है क्योंकि वो मनुष्य के शरीर के अंदर रहते हैं। तो ये जो 3 परजीवी हैं, प्रोटोजुआ, हेलमिन्थ और आर्थ्रोपोड्स मतलब संधिपात प्राणी, इनमें मतलब ये मनुष्य को इनकी वृद्धि के लिए क्या कंडीशन की जरूरत है? तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि फिजिकल कंडीशन मतलब वही टेम्परेचर, वातावरण का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसके साथ साथ कितनी बारिश है, जैसे सॉइल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जैसे मिट्टी अच्छी गीली वाली होनी चाहिए। तो ये सारी जो आजू बाजू के घटक है, पर्यावरण के घटक, इसके ऊपर इनकी परजीवी की वृद्धि अवलंबन रहती है। और दूसरा है मनुष्य की आदतों के ऊपर। जैसे हमने अभी अभी भी हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी टॉयलेट्स नहीं है, वो ओपनली मल त्याग करते हैं और उनकी आदतें वही सब है कि हाथ ना धोना मल के बाद या मिट्टी से हाथ धोना। तो इनसे ये जो सूक्ष्म जीव, ये जो परजीवी है, इनकी वृद्धि ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये परजीवी शास्त्र में हमने ये 3 परजीवी के बारे में पढ़ना था। और इसमें हमने सबसे पहला परजीवी जो पढ़ा वो था प्रोटोजुआ, और उसमें हमने 2 रोग पढ़े। क्या कोई मुझे बता सकता है कौन से 2 रोग पढ़े? बताइए। Amoebiasis और और दूसरा लिशमैनियासिस, है ना? leishmaniasis. ओके, सो अमीबियासिस किसके कारण होता है? उसका कारक कौन है? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। ये कौन है? एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक परजीवी है। कौन से ग्रुप में आता है? प्रोटोजुआ के ग्रुप में आता है। ठीक है, और इसका कोई वाहक ऐसा नहीं है। एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में वो किसके कारण हो रहा है? मनुष्य के गलत आदतों के कारण। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। और दूसरा जो रोग हमने पढ़ा था वो था लिशमैनियासिस, जो होता है लिशमैनिया नाम दोनों. के प्रोटोजुआ से, जो परजीवी तो है लेकिन वो कौन सी कैटेगरी में आता है? प्रोटोजुआ। और लिशमैनियासिस मतलब काला आजार हमने देखा था, और वो काला आजार का एक वाहक है। कोई बता सकता है कौन वाहक है? And fly. वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? Mayuri Manjre. ओके, वेरी गुड। एक्चुअली उसका ये जो काला आजार मतलब स्किन काली पड़ जाना, ये जो एक महाभयंकर रोग हमने देखा, ये होता है लिशमैनिया नाम के प्रोटोजुआ से। लेकिन एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये किसके कारण होता है? रेत मक्खी के कारण इसका प्रसार होता है। मतलब ये प्रोटोजुआ रेत मक्खी के शरीर में जाता है, रेत मक्खी फिर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को जब काटती है तो अब अपने शरीर में से ये जो प्रोटोजुआ है, लिशमैनिया है, उसको डाल देती है, और उसके कारण भी वो रोग फैलता है। ठीक है, फिर हमने दूसरे रोग जो पढ़े वो था कि मिट्टी से प्रसारित होने वाली जो कृमि है। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो गोलाकार कृमि है वो मिट्टी से प्रसारित होती है। और फिर हमने उसमें बहुत सारे टाइप्स देखे थे गोलाकार के, कि हुक वर्म मतलब जिसके मुंह में हुक है, या पिन वर्म मतलब जिसकी जो पूंछ है वो बहुत पॉइंटेड है, थ्रेड वर्म्स मतलब जो एकदम धागे जैसे पतले हैं। इस प्रकार से हमने ऐसे गोलाकार कृमि के बारे में पढ़ा। 5-6 एग्जाम्पल्स पढ़े जो मिट्टी में सबसे ज्यादा पाई जाती है और मिट्टी से प्रसारित करती है रोग को। और इसमें ये सारे केसेस में हमने स्पेशली एक कॉमन चीज देखी कि ये मनुष्य बच्चों में ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे मिट्टी में ज्यादा खेलते हैं, वो बार बार मुंह में हाथ डालते हैं, तो ये इन्फेक्शन उनको बहुत जल्दी होता है।
या इसके साथ साथ जो लोग जैसे जहाँ मिट्टी है या खेती है वहां पे अगर नंगे पैर चलते हैं तो उनको भी ये सारी प्रॉब्लम्स मतलब वर्म्स का इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, याद आ रहा है आपको? यस और नो? Yes, ma'am. इसमें भी हमने बहुत अलग अलग नाम पढ़े। जैसे सबसे पहला कौन सा पढ़ा? एस्केरियासिस। फिर एस्केरियासिस के बाद एनसाइक्लोस्टोमियासिस, हुकवर्म का इन्फेक्शन पढ़ा था, ये ऐसा वाला जो था हुकवर्म। उसके बाद हमने पढ़ा तीसरा कौन सा पढ़ा? विपवर्म, Yes, ma'am. ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, ये वाला एक इन्फेक्शन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रॉन्जिलोइडियासिस, है ना, तो ये राउंड वर्म का इन्फेक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार हमने पढ़े जो सारे उनके नाम जो थे, ये देखिए ये पिन वर्म का हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि इसकी जो पूंछ रहती है वो पॉइंटेड रहती है। इस प्रकार से हमने ये सारे एग्जाम्पल पढ़े जो मिट्टी से प्रसारित होते हैं। मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा रहने वाली ये जो कृमि है ये मनुष्य में रोग उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का परजीवी है, वो मनुष्य के शरीर में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि उनको मनुष्य का रक्त चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया दूसरा हेलमिंथ का पार्ट। अब तीसरा ये देखिए ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, इसे विपवर्म भी बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो चाबुक जैसा दिखता है। सो इस प्रकार से हमने मिट्टी से प्रसारित होने वाली जो कृमि है उनके बारे में ये चीज पढ़ी है कि वो राउंड मतलब गोलाकार रहती है और वो अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन कॉज करती है। और हमने एक बात कॉमन देखी कि एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो पर्टिकुलरली कृमि का मतलब हेलमिंथ का इन्फेक्शन होने के बाद पेशेंट को दी जाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि अब हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे मिट्टी से प्रसारित होने वाले जो ये कृमि है इनसे होने वाले रोगों के ऊपर नियंत्रण रख सके। तो उनमें हमने दो तरीके देखे। एक प्राइमरी तो आप सबको पता है कि फल सब्जियां मतलब वो उसको मिट्टी लगनी नहीं चाहिए, उसको धोना चाहिए अच्छे से। आपको उसके बाद मल त्याग करने के बाद हाथ धोने चाहिए। तो ऐसे कुछ कॉमन है कि जैसे बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो उनके पहले हाथ धोने चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये एक प्राथमिक तरीका हो गया कि जिनसे ये रोग ना हो। द्वितीय तरीका मतलब सेकेंडरी तरीका ये है कि अभी हो ही गया है इन्फेक्शन, तो उसे स्प्रेड होने से बचाना है, उसे शरीर में बढ़ने से बचाना है। इसके लिए उनको तुरंत टैबलेट देना, जैसे एल्बेंडाजोल, ये टैबलेट देना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ा था जो है नेशनल डीवर्मिंग डे, जिसे राष्ट्रीय दिवस बोला जाता है। कि ये दिन में मतलब जो छोटे स्कूल्स के स्पेशली 2 से 16 साल के बच्चे जो स्कूल में रहते हैं उनको अलग अलग स्कूल में अलग अलग सेंटर्स में जाके इनको ये दवाई दी जाती है जिनसे अगर इनके शरीर में ये वर्म्स हो तो वो पूरी तरह निकल जाए। ठीक है, समझ में आया? यस, ओके। तो ये तो हो गया सारा गोलाकार कृमि का। अब देखते हैं चपटी कृमि मतलब क्या, जिसे बोला जाता है फ्लैट वर्म। उसका हमने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा टेनियासिस, जो होता है टेनिया सोलियम नाम के हेलमिंथ के कारण। हेलमिंथ कौन है? प्रोटोजुआ मतलब हेलमिंथ कौन है? परजीवी है। हेलमिंथ का नाम क्या है? फ्लैट वर्म मतलब जो वर्गीकरण है वो फ्लैट वर्म है। और फ्लैट वर्म का नाम क्या है? टेनिया सोलियम। और वो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? वो रोग है टेनियासिस। और उसमें हमने ये रोग में हमने ये देखा था कि ये जो कृमि है वो सबसे पहले मनुष्य के शरीर में आने के पहले वो सुअर के शरीर में जाती है, या जो मतलब घास खाने वाले जो प्राणी रहती है उनके शरीर में भी जा सकती है। और अगर उनका मांस पूरी तरह पका नहीं है या कच्चा है या ऐसा सुअर संक्रमित है किसी ऐसे कृमि से और ऐसा मांस अगर मनुष्य खाता है तो उसको ये रोग होने का चांस है, जिसे बोला जाता है टेनियासिस।
ठीक है। दूसरा जो हमने रोग पढ़ा है इसमें वो था हाइड्रेटेड डिसीज। हाइड्रेटेड डिसीज त्याला जलस्फोट रोग बोला जाता है, याद है ना आपको? अरे हाँ, ये ना, Yes, ma'am. हाइड्रेटेड डिसीज मतलब जलस्फोट रोग हमने पढ़ा था। और उसमें हमने ये देखा था कि ये जलस्फोट, ये देखिए ये जो कृमि है वो किस प्रकार से चपटी है। और हमने इसमें देखा था कि ये रोग पहले कुत्ते को होता है और कुत्ते के मल से इनके अंडे निकलते हैं। और अगर बाय चांस मनुष्य की कोई वस्तु या मनुष्य का कुत्ते के साथ बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार, घर में पालतू जानवर, तो ये मैंने आपको सारी बातें समझाई थी कि वो उस प्रकार से उनके सलाइवा में रहते हैं और वो हमारे शरीर में जाते हैं। तो ये एक हमने पढ़ा था कि फ्लैटवर्म्स मतलब चपटी कृमि से होने वाले दो रोग जो हमने पढ़े, एक था टेनियासिस और दूसरा था हाइड्रेटेड डिसीज। ठीक है, तो ये सारा जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा था और फ्लैटवर्म्स। फिर और एक जो गोलाकार कृमि वाला है वो है ये, जिसे बोला जाता है गिनी वर्म डिसीज। आई होप आपको याद है गिनी वर्म डिसीज। गिनी वर्म डिसीज होता है ड्रैकेनक्यूलस, Yes, ma'am. है ना, ड्रैकेनक्यूलस नाम के कृमि से होता है जो गोलाकार है। और उसमें हमने देखा था कि ये जो गिनी वर्म डिसीज है ये एक्चुअली दूषित पानी पीने से होता है। दूषित का मतलब है ऐसा पानी जिसमें ये कृमि हो, या कृमि को कौन खाता है, तो कृमि को जलपिस्सू खाते हैं। और फिर वो मतलब ऐसा पानी अगर हम पीते हैं जिसमें जलपिस्सू बहुत है तो वो गिनी वर्म डिसीज होता है। ठीक है, समझ में आया? ये वही डायग्राम है जो आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ी दिखेगी आपको। और इसमें हमने ये देखा था कि जैसे जो लोग बहुत देर तक पानी में रहते हैं, जिनके पैर को कट है, अब वो पानी में ऑलरेडी एक कृमि है, तो वो कृमि वो मनुष्य के शरीर में कट से चली जाएगी। ठीक है, तो ये था गिनी वर्म डिसीज। ये सारा जो हमने पढ़ा वो था परजीवी शास्त्र का दूसरा हिस्सा, जिसे दूसरा परजीवी बोला जाता है, जो है हेलमिंथ। और हेलमिंथ मतलब कृमि या परजीवी कीड़े या जंत। और वो दो टाइप के हमने पढ़े, एक गोलाकार दूसरा चपटा, और उनसे होने वाले रोग। ठीक है, सबका रिवाइज हो रहा है? Yes, ma'am. ओके, गुड। Yes, ma'am. ये एक ऐसा मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था। और ये टेबल में आप अगर ऐसा टेबल बनाओगे जिसमें आप कारक का नाम लिख रहे हो और रोग का नाम लिख रहे हो तो आपको याद रखने में आसान हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी रोग होता है तो उसका एक त्रिकोण रहता है, एक कारक रहता है, दूसरा वाहक रहता है और तीसरा पर्यावरण का घटक रहता है। ये वाहक है, कारक है, और वो एक होस्ट को अफेक्ट करता है। इस प्रकार से ये ट्रायंगल बनता है। तो ये ऐसा आप अगर याद रखेंगे, मिट्टी से प्रसारित होने वाली कृमि और उनके नाम और उनसे होने वाले रोग, इसके बारे में आप लिख के रखो ऐसे, तो आपको ये पढ़ने में आसानी होगी। फिर हमने लास्ट में मैंने इसमें आपको दिखाया था, एक मिनट, देखो इतना बड़ा चैप्टर है तो हर एक बात तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आउटलाइन में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। एक मिनट। तो इसमें लास्ट में मैंने आपको एक ट्री डायग्राम बना के दिखाई थी, ये देखिए। ये ऐसे ट्री डायग्राम अगर आप बनाते हो, जब मैं आपको ये चैप्टर सिखा रही थी तब भी मैंने ऐसे डायग्राम्स बनाई थी, जिससे आपको ना समझने में आसानी हो, याद रखने में आसानी हो कि कौन सा किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है। तो उससे ना आपको ये चैप्टर अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये हो गया दूसरा मतलब परजीवी शास्त्र में दूसरे टाइप का परजीवी, जिससे हम बोलते हैं एक हो गया प्रोटोजुआ और दूसरा हो गया हेलमिंथ। अब तीसरा जो परजीवी है वो है संधिपात प्राणी।
संधिपात प्राणी मतलब ऐसे प्राणी जिनके पैर जोड़ी में रहते हैं, कम से कम 3 जोड़ी पैर रहते हैं और उनको सामने एक जोड़ी एंटीना रहता है। और ये जो आर्थ्रोपोडा मतलब संधिपात प्राणी है, इसमें ये बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे मकड़ी हो गया, क्रैब हो गया, बटरफ्लाई हो गया। इसके साथ साथ कीड़े भी आते हैं या कीटक भी आते हैं। तो एंटोमोलॉजी मतलब हमने सिर्फ कीटक के बारे में पढ़ा है। कीटक ये एक कौन से समूह पे बिलोंग करता है, तो ये एक संधिपात प्राणी कहलाता है। उसमें से हमने सिर्फ कीटक को चुना है और कीटक के बारे में पूरा अध्ययन किया है, जिसमें हमें ये समझ रहा है कि वो कौन सा रोग उत्पन्न कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है। और ये कीटक कौन है? ये भी परजीवी है। समझ में आया? ये मनुष्य को काटने ही वाले हैं, लेकिन परजीवी होने के साथ साथ ये दो मतलब कीटक जो है ये वाहक का काम कर रहे हैं। तो ये जो संधिपात प्राणी है, चाहे मकड़ी हो गई या मच्छर हो गया या कॉकरोच हो गया, ये मनुष्य में रोग उत्पन्न करते ही है। तो वो 2 प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं। एक उनका कारक बन के मतलब जब ये हमारे संपर्क में आते हैं तो कुछ विषैला तत्व हमारे शरीर में डाल देते हैं, जिसके कारण हमें सूजन आना, रैश आना, दुखना, ये कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और या खुजली आना, है ना? तो ये जब वो कारक करके मतलब उनके कारण ही रोग हो रहा है। दूसरा है वाहक करके, वो जब रोग कॉज करते हैं। तो वाहक मतलब क्या? वो अपने शरीर में किसी दूसरे रोगाणु को लेके चल रहा है और वो अपने को तो काटने ही वाला है। जैसे मच्छर है, मच्छर तो हमें काटने ही वाला है क्योंकि मच्छर हमारा परजीवी है, ठीक है। लेकिन ये मच्छर के अंदर दूसरा एक रोगाणु भी है। तो मच्छर मच्छर 2 काम कर रहा है। एक तो वो परजीवी है, इसके लिए वो मनुष्य को काटेगा ही काटेगा, और दूसरा ये है कि वो वाहक का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो तीसरा शास्त्र है वो है एंटोमोलॉजी, जिसमें हमने जिसे कीट विज्ञान, कीटक शास्त्र बोला जाता है, जिसमें हमने कीटक के बारे में इन जनरल पढ़ा। और वो कीटक कौन से रहते हैं? जैसे उनको पंख रहते हैं, उनको 3 जोड़ी पैर रहते हैं, कुछ बिना पंख के भी रहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि इनका जो शरीर है वो 3 हिस्सों में बटा रहता है। एक है सिर, बीच का है उदर वक्ष, और लास्ट का है उदर। उदर मतलब पेट का हिस्सा जो है वो खंड से बना हुआ है। यूजुअली 10 खंड रहते हैं, लेकिन वो 8 वगैरह ही दिखाई देते हैं। ठीक है, याद आ रहा है सबको? हाँ, यस मैम। हाँ। और हमने मैम। जैसे ये जो सूक्ष्म जीव है वो सारे सॉरी, ये जो कीटक है वो सारे कीटक खराब नहीं होते हैं। कुछ हमारे लिए फायदेमंद रहते हैं, जैसे वो हमारे लिए अलग अलग जैसे शहद बनाना ये काम करते हैं। उसके साथ साथ मेडिकल ट्रीटमेंट में भी उनका उपयोग होता है। लेकिन कुछ ऐसे कीटक हैं जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं, और वो जब कारक रहते हैं तो कुछ इस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं कि जैसे ब्रेन में रक्तस्राव होना, माइएसिस, ये एक ऐसी अवस्था है कि किसी को अगर घाव हुआ है तो वो घाव के अंदर इन्फेक्शन हुआ है और उसमें से फिर खून बह रहा है, और वो जो वर्म्स है या वो जो कीड़े हैं वो उसमें अंडे डाल देते हैं। ठीक है। और फिर ये अभी हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी इन्फेक्शन, ये जुए किस प्रकार से और एक इन्फेक्शन को कॉज करती है। वो स्किन के ऊपर भी इस प्रकार से रैश तैयार कर रही है। तो ये सारा हमने पढ़ा इंसेक्ट एंटोमोलॉजी में। और हमने ये भी देखा कि जब वो कारक रहते हैं तब जैसे ये एक टिक पैरालिसिस हमने ये पढ़ा था कि टिक पैरालिसिस में टिक जब हमें काट रहा है तो बच्चों को इस प्रकार का रोग हो रहा है, क्योंकि अब वो वाहक नहीं है, वो कारक है। तो अपने शरीर से एक प्रकार का विषैला तत्व हमारे शरीर में डाल देता है, और जिसके कारण बच्चों में ये लक्षण दिखाई देते हैं। स्केबीज मतलब खुजली, जो सबको पता है, ये भी कोई कीड़ा या जैसे कातरणी हो गई कि मतलब मकड़ी हो गई,
मकड़ी के संपर्क में अगर आप आते हो तो स्किन इन्फेक्शन होता है। तो वो इसके कारण हो रहा है कि ये मकड़ी ने अपने मुंह से कुछ विषैला तत्व हमारे शरीर में डाल दिया है। उसके कारण वो लक्षण दिखाई देते हैं, खुजली होना, बहुत स्किन रैश आ जाती है। और ये इतना भी आसान नहीं रहता है, ट्रीट होना थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। और ये माइएसिस मैंने आपको दिखाया था, ये एक ऐसा ये एक ऐसा इन्फेक्शन है कि ऑलरेडी घाव हो चुका है और वो घाव में किसी दूसरे कीड़े ने अपने अंडे डाल दिए हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि संधिपात प्राणी जब वाहक का काम करते हैं तो वो किस प्रकार से कौन से रोग उत्पन्न करते हैं और कौन सा उनका वाहक, मतलब वो किसको लेके चल रहे हैं, वो उनका उसके पीछे कारक कौन है। जैसे मलेरिया, ये रोग मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर की भूमिका है कि वो वाहक है और वो परजीवी है, मच्छर हमें काटेगा ही, तो वो हमें काटेगा, इसके लिए ये उसके अंदर और एक कोई सूक्ष्म जीव रहता है जिसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मोडियम, मतलब ये एक प्रोटोजो। तो ये सूक्ष्म जीव हमें रोग उत्पन्न करने वाला रहता है। और आपको ये याद अच्छे से होगा ही, क्योंकि ये जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो आपको थोड़ा आसान हो गया था कि एंटोमोलॉजी में हमने बहुत सारे कीटक के बारे में पढ़ा, उनका जीवन चक्र, उनकी जीवन काल, अवस्था, उनकी आदतें, उनसे होने वाले रोग, उनकी जाति का नाम, वो कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सारा डिटेल अध्ययन हमने किया है। याद है ना सबको? हाँ मैम। और हाँ, तो मुझे बताओ तो हमने एंटोमोलॉजी में कौन कौन से कीटक के बारे में पढ़ा है? सबसे पहला कौन है? मॉस्किटो, फिर अच्छा, फिर टिक, टिक्स, मधुमक्षिका। हाँ, उसके बाद फ्लाउस, आपने ऑर्डर में नहीं बताया तो भी चलेगा। हाँ, करेक्ट। रेत मक्खी, घरेलू मक्खी, और बोलिए। फ्लाउस, हाँ, लाउस, ठीक। लाउस मतलब जुए, चिचड़ी, रैट फ्ली, पिस्सू जिसे बोलते हैं, जल पिस्सू मतलब साइक्लोप्स जिसे बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे। और कौन सा बचा? ईच माइट। ईच माइट मतलब खुजली कीट, है ना? तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। और मच्छर के बारे में स्पेशली थोड़ा ज्यादा पढ़ा है कि उनकी 4 जातियां हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, और उनका जीवन काल, उनके जीवन चक्र। फिर मक्खी, मक्खी का शरीर चौड़ा रहता है, उसके पैर लंबे नहीं रहते, वगैरह वगैरह, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। और फिर आता है मरुमक्षिका, जो जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पे ये ज्यादा रहती है। और इसको एक प्रकार के कांटे रहते हैं शरीर के ऊपर, इसके बारे में पढ़ा था। फिर था रैट फ्ली मतलब पिस्सू, जो चूहे के शरीर के ऊपर रहता है, चूहे का रक्त चूसता है और खुद की वृद्धि करता है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो प्लेग जैसी बहुत भयंकर बीमारी फैलाता है। तो ये प्लेग जो होता है, ये एक्चुअली हमें पता है कि चूहे के कारण होता है, लेकिन चूहे के ऊपर जो पिस्सू रहते हैं, जो कीड़े रहते हैं, वो किसी ना किसी का वाहक रहते हैं, वो अपने शरीर में रोगाणु को लेके चलते हैं। तो इसके कारण ये जो चूहा है वो भी संक्रमित हो जाता है। और ऐसा चूहा अगर आपको काटता है तो वो आपके शरीर में इन्फेक्शन कॉज करता है, और जिसे हम प्लेग बोलते हैं। ये भी हमने देखा था। फिर हमने जुओं के केस में देखा था कि 2 टाइप की जुएं हैं, जो शरीर के ऊपर रहती है, जो अ, बालों में रहती है। याद है क्या? यस और नो? यस मैम, यस मैम। आपको कुछ याद आ रहा है जो मैंने आपको पढ़ाया था? मैम। मैम, ओके। फिर ये सारा ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। टिक्स, इसका शरीर मकड़ी जैसा दिखता है। इसमें भी हमने 2 टाइप्स की, टिक्स मतलब चिचड़ी जिसे बोलते हैं, ये भी 2 टाइप के पढ़े। एक है हार्ड और दूसरा है सॉफ्ट। तो हार्ड मतलब उनके ऊपर एक कवर रहता है तो उसे हार्ड बोलते हैं। सॉफ्ट कवर, मतलब हाँ, वो कवर नहीं रहता है। सो इस प्रकार से हमने हर एक कीड़े के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। ईच माइट मतलब खुजली कीट बोलते हैं, और वो कछुए जैसा दिखता है, लेकिन कछुआ नहीं है फिर भी।
और वो खुजली क्रिएट करता है। और हमने ये देखा था कि खुजली कीट ये वाहक नहीं है, ये कारक है। वैसे ही मक्खी जो है, मक्खी वाहक नहीं है, वो हमें काटती नहीं है, वो सिर्फ गंदगी से लेके खाने तक इतने ही उसका एरिया रहता है। वो गंदगी में बैठती है और फिर खाने में जाके बैठती है, खाने में जाके फिर गंदगी में। इस प्रकार से वो उनसे होने वाले रोग को फैलाती है। ठीक है। फिर है जलपिस्सू। जलपिस्सू जो मैंने आपको बताया कि वो पानी में ही रहता है। ये एकदम छोटे छोटे कीड़े रहते हैं जो हेलमिंथ मतलब वर्म्स को खाते हैं। और ये भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है। और इससे होने वाला गिनी वर्म डिसीज। फिर हमने चूहे के बारे में बहुत डिटेल पढ़ा और आई होप आपको वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगा ही होगा। Yes, ma'am. हाँ हाँ। तो चूहा दो टाइप का है, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का। इसका डिफरेंस हमेशा क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। और फिर हमने उनका जीवन काल, उनकी आदतें। आपको कैसे समझेगा कि आपके घर में चूहे हुए हैं, तो आपको वो इधर उधर भागते दिखेंगे, दीवारों पे निशान दिखेंगे। कुछ जैसे दीवार लकड़ी का ये है तो वहां पे भी उनके दांत के निशान रहेंगे, क्योंकि उनकी स्पेशलिटी है कि उनको कृंतक बोला जाता है। कृंतक मतलब उनके जो आजू बाजू के दांत है वो बहुत ज्यादा शार्प रहते हैं, जिसके कारण वो किसी भी चीज को खा सकते हैं। और मनुष्य जो जो चीज को हाथ लगाता है ना, वो सारी चीजें जो है वो चूहा खाता है। अगर उसको खाने को जैसे फल सब्जियां या अनाज ना मिले तो वो पेपर लकड़ी इनको भी खा लेता है। ठीक है। और ये रैट से मतलब चूहे से होने वाले आजार में प्लेग तो आता ही है। दूसरा रैट बाइट फीवर है। इससे ये जो फीवर मतलब इसके कारण क्या होता है कि एक ऐसी सूजन आना, बार बार फीवर आना, ये बच्चों में देखा जाता है रैट बाइट फीवर। और चूहा जो है ना वो अपने हाथ पैर के जो उंगलियां है, अपने कान है, यहाँ पे वो काटता है। सो उससे वो रोग उत्पन्न करता है, ये भी हमने पढ़ा था। और लास्ट पार्ट जो हमने चूहे में पढ़ा था वो ये था कि स्पीशीज सैनिटेशन। मतलब ये 6 तरीके हमने पढ़े थे जिनसे हम चूहों को चूहों से होने वाले रोगों के ऊपर नियंत्रण कर सके। जैसे हमने जैविक उपाय पढ़ा था कि किसी कुत्ता या बिल्ली को लाके रख दो, या हमने लचीला खाना मतलब उनको पॉइजन देना, ये हमने पढ़ा था। धूमीकरण करना, उनको फासना, जेनेटिक कंट्रोल, अनुवंशिकीय प्रक्रिया हमने देखी थी कि जिसके कारण ये जो चूहे हैं ये निष्फल हो जाए और उनसे कोई आगे जनरेशन प्रोड्यूस ना हो। ठीक है। अंडरस्टूड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई नो आपको आज उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसकी रिवीजन बनती है, बहुत जरूरी है। फिर हमने दूसरा एक पार्ट जो लास्ट पार्ट है चैप्टर का, वो ये पढ़ा कि कंट्रोल मतलब नियंत्रण, वो भी किनके ऊपर, संधिपात प्राणी के ऊपर नियंत्रण कैसे रखे। संधिपात प्राणी मतलब इन जनरल उसमें कीड़े भी आ गए, उसमें मकड़ी भी आ गई, वो सारे आ गए। तो संधिपात प्राणी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए हमने 4-5 तरीके देखे कि जैसे हम उनको उनका जो प्रजनन है उसको ही रोक देंगे। दूसरा हमने पढ़ा था कि एक जनरल सिद्धांत बनाएंगे, उसमें हम समझेंगे कि संधिपात प्राणी की संख्या कम क्यों होनी चाहिए, कि वो कम होगी तो ऑटोमेटिकली उनसे होने वाले रोग कम हो जाएंगे। और तीसरा हमने पढ़ा था कि इनको मारना, तो मारना ये भी एक कंट्रोल का, नियंत्रण का तरीका है। संधिपात प्राणी को मारने के लिए हमने अलग अलग तरीके पढ़े थे कि जैसे हाथों से मारना, जैविक प्रक्रिया, जैविक प्रकार जिनसे वो मरेंगे, रासायनिक कंट्रोल हमने पढ़ा था। तो इस हिसाब से हमने बहुत सारे एक कंट्रोल के मतलब नियंत्रण के उपाय पढ़े थे, जिसमें एक अनुवंशिकीय कंट्रोल भी आता है, जेनेटिक कंट्रोल आता है। इस प्रकार से हम इनकी संधिपात प्राणी को मारेंगे। अब और इसके अलावा और एक उपाय हमने पढ़ा था, वो ये था कि संधिपात प्राणी को हमसे दूर भगाने के लिए हम लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहनेंगे। कपड़े लाइट कलर के होंगे, कपड़ों के ऊपर हम कीटकनाशी को स्प्रे कर लेंगे।
इस प्रकार से ऐसे कुछ तरीके हमने पढ़े थे, जैसे विकर्षक लगाना मतलब रिपेलेंट लगाना, जिससे ये जो मच्छर है वो दूर भग जाए। इस ऐसा हमने ओवरऑल एक नियंत्रण के उपाय पढ़े थे। अब वो उपायों में एक उपाय ऐसा था जिसमें हम नियंत्रण करने के लिए इनको मार रहे हैं, संधिपात प्राणी को मार रहे हैं। तो मारने के लिए दो तरीके हैं, एक है, बहुत सारे तरीके हैं रादर। तो उसमें एक तरीका ये है कि रसायन का उपयोग, जिसे बोला जाता है केमिकल कंट्रोल। और केमिकल कंट्रोल में हमने ये पढ़ा कि एक कोई एक्टिव घटक रहेगा और वो किसी दूसरे चीज में मतलब दूसरे चीज के साथ, जैसे मिट्टी हो गई, केरोसिन ऑयल हो गया या डस्ट हो गई, इसके साथ मिला के फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे वो और प्रभावशाली बनता है। और ये जो इंसेक्टिसाइड है, ये बहुत कीटकनाशिका है। जो टेबल आपको दिख रहा है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा टेबल आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसको ट्री डायग्राम ये ड्रॉ करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जो रासायनिक तरीका है, इसमें हमने ये सीखा था कि ये कल का ही पार्ट है। आई होप आपको याद हो कि ये सारे रसायन है, ये सारे केमिकल्स है, ये केमिकल रचना के अनुसार उनके नाम है, जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोक्लोरीन, उनकी रासायनिक रचना के कारण उनको वैसे नाम दिए गए हैं और ये प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। और वो किस प्रकार से किसी कीटक को मारते हैं, उसकी एक्शन जो है उसके हिसाब से वो 3 हिस्सों में बटे गए हैं। एक को बोलते हैं संपर्क विष, दूसरे को बोलते हैं पेट विष, पेट का मतलब पेट में जाके विष उत्पन्न होगा और फिर मरेंगे। और तीसरा है फ्यूमिगंट। फ्यूमिगंट मतलब धूम्रकारक, ठीक है, या धूमक भी बोला जाता है। तो इसमें हमने एक विकर्षक का भी एग्जाम्पल पढ़ा, जिसे पायरेथ्रॉइड, ये विकर्षक मतलब रिपेलेंट कहलाता है। ये सिंथेटिक मतलब ये लेबोरेटरी में बनाया गया है पायरेथ्रॉइड, और ये मच्छर को मारता नहीं है, दूर भगाता है। सेम जो ये पायरेथ्रॉइड नाम का घटक है, ये नीम ऑयल में भी रहता है, उसके साथ साथ ये एक जंगली फूल में भी रहता है। तो मतलब वो किस प्रकार से मच्छर को दूर भगाता है। जैसे पायरेथ्रम जो है ये जंगली फूल में रहता है, लेकिन ये विकर्षक नहीं है, ये कीटकनाशी है। मतलब वो उनको जैसे ही कोई कीटक इनके संपर्क में आएंगे, उनकी नर्वस सिस्टम जो है वो काम करना बंद हो जाएगी और उसके कारण उनकी मौत हो जाएगी। ये हमने कुछ तरीके पढ़े। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि वो कुछ ये कीटकनाशी ऐसे हैं जिनकी रेसिडुअल एक्शन है, मतलब स्थायी प्रभाव रहता है। जैसे आपने आज मारा है तो वो 3 महीने तक वो उसका असर रहेगा। कुछ ऐसे हैं जो एयरबॉर्न रहते हैं। एयरबॉर्न मतलब जो हवा में घुल जाते हैं। तो ऐसे कीटक जो हवा में ऊंचा उड़ते हैं वो भी इसके संपर्क में अगर आते हैं तो वो मर जाएंगे। सो ऐसे कुछ हमने नाम और ऐसे कुछ सेंटेंसेस पढ़े थे जो बहुत जरूरी है आपको समझना। जैसे जिसे बोला जाता है नॉकडाउन इफेक्ट। नॉकडाउन इफेक्ट मतलब तुरंत वो 1 सेकेंड में मर जाते हैं अगर कीटक इन इसके संपर्क में आते हैं। तो उसमें हमने अलग अलग पढ़े थे, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, या सॉरी मिथिल ब्रोमाइड। ये ऐसे रसायन है जिनका धुआं बनता है और फिर वो धुआं का यूज कीटक को मारने के लिए होता है। फिर हमने 3 मतलब ऐसे नाम पढ़े, ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स। ये 3 ऐसा समूह है अलग अलग जो संपर्क विष कहलाता है। ये एक ऐसा रसायन है जो उनके आकृति के मतलब जो उनकी केमिकल रचना है उनके अनुसार उसको नाम दिया गया है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोक्लोरीन, कार्बामेट्स। और उन ऑर्गेनोक्लोरीन में हमने एग्जाम्पल पढ़ा था डीडीटी, HCH। और हमने ये पढ़ा था कि ये डीडीटी बहुत हार्मफुल रहता है मनुष्य की हेल्थ के लिए। तो इसके लिए डीडीटी का इस्तेमाल एक्चुअली इंडिया में भी बैन कर दिया गया है। याद आ रहा है ये सारा हमने कल ही पढ़ा हुआ है। लिंडेन, अरे Yes, हाँ, ma'am.
ऑर्गेनोफॉस्फेट हमने 3 Yes, टाइप के ma'am. देखे थे, उनकी आकृति के अनुसार जो चेन बनाते, कार्बन की चेन रहती है या फिनिल रिंग रहती है या हेट्रोसाइक्लिक मतलब अलग अलग एटम से बने हुए रहते हैं। सो इस प्रकार से इनके नाम, इनके एग्जाम्पल्स, वो किसके लिए फायदेमंद है, किस प्रकार से वो मारते हैं, संपर्क विष हमने जो कैटेगरी पढ़ी है ना वो संपर्क विष वाली ही पढ़ी है। और फिर एक था कार्बामेट्स, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और कार्बामेट्स के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे बेंडियोकार्ब, कार्बारिल, प्रोपोक्सर। तो इनके नाम ऐसे ही है क्योंकि ये सारा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के नाम है। उनकी रचना के बारे में हमें डिटेल नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि वो किसको मारते हैं, कितने डोज में दिया जाता है, उसको बनाया कैसे जाता है और उसका मनुष्य के शरीर के ऊपर क्या परिणाम होगा। ठीक है। और लास्ट Yes, में ma'am. हमने पढ़ा था इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर। ये ऐसा रसायन है जो कीड़ों के जो हार्मोन्स रहते हैं उनके ऊपर ही काम करेगा, जिनके कारण कीड़ों की पूरी तरह वृद्धि नहीं होगी, उनकी डेवलपमेंट नहीं होगी। और अगर कीटक की डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो फिर आगे वो क्या ये कॉज करेंगे ना। तो इस हिसाब से एक लास्ट तरीका हमने पढ़ा था जिससे हम ये जो संधिपात प्राणी है या ये जो कीटक है इनके ऊपर नियंत्रण रख पाए, उसे बोला जाता था इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल, मतलब एकीकृत वाहक का नियंत्रण। और एकीकृत का मतलब है हम 2-3 तरीकों को अपना रहे हैं सेम कीटक को मारने के लिए। जैसे कभी बायोलॉजिक तरीका हो गया, विकर्षक का इस्तेमाल हो गया या रसायन का इस्तेमाल हो गया। ऐसे 2-3 तरीकों को एकत्रित करके हम उनको मार रहे हैं तो उससे बोला जाता है इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल। तो फाइनली बहुत मतलब रैपिडली मुझे ये लेना पड़ा क्योंकि इतना डिटेल फिर से रिपीट करना तो पॉसिबल नहीं था। बट थोड़ा सूक्ष्म जीव विज्ञान को मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, बाकी तो आप लोगों को बीच बीच में मैंने बहुत बार रिवाइज करवाया था। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए प्लीज। किसी को कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके, तो फाइनली यहाँ रुकते हैं। Yes, ma'am. ओके मैम। फिर भी जब आप पढ़ोगे और पढ़ते वक्त अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई टर्म नहीं समझ में आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मैडम को मैसेज दे दीजिए, वो मुझे दे देंगे मैसेज। ठीक है। Yes, ma'am. ओके ओके, थैंक यू सो मच। ऑल द Thank you, बेस्ट। ma'am. अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू।